नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव से जहां आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान भी घाटी में आतंकवादी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला करने और घाटी को शांत करने की लगातार योजना बना रहे हैं। इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगांव में वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। अब अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। दोनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वामपोरा में जम्मू कश्मीर के कुलगांव के वामपोरा गांव में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, कल शाम देर रात जो है एक सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि ये कुलगाम के वामपुरा इलाके में जो है 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब पहरा कड़ा हुआ, घेरा कड़ा किया गया तो आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की गई और जिसका जवाब जो है सुरक्षा बलों ने भी दिया और अब तक जो है सुरक्षा बलों के हाथ 2 कामयाबी लगी है। 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये लोकल है या पाकिस्तानी है, अभी पहचान होनी उनकी बाकी है। लेकिन अगर कहा जाए तो अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों के पास कितने हथियार हैं और क्या क्या लेकर वो बैठे हुए थे उसकी अभी जांच होनी है और वहां से जो हथियार हैं वो बरामद किए जा रहे हैं और पूरे इलाके को अभी भी जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। और खास करके अगर बात करें तो अभी सुरक्षा बलों के हाथ जो है ये 2 आतंकी हिजबुल के मारने की कामयाबी लगी है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि ये खबर भी सामने आ पा रही है कि सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के घर वालों को भी बुलाकर लाए थे ताकि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था। जी देखिए, ये सुरक्षा बलों की पहल होती है कि अगर आतंकी सरेंडर कर देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के परिवार वालों को इसी वजह से बुलाया था कि अगर आतंकी सरेंडर कर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जान बच सकती थी। लेकिन आतंकी जो है वो पाकिस्तान की शह पर लगातार कश्मीर घाटी के अंदर माहौल बिगाड़ने की फिराक में है और इसी वजह से जब वो नहीं माने तो फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को एनकाउंटर किया आतंकियों का और उनको मौत के घाट उतार दिया और कहीं ना कहीं परिवार की बात को भी दरकिनार करते हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 आतंकवादी जो है वो ढेर हुए हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने ऐसे ही एक आतंकी घटना को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था, लेकिन अब भी ये जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि ये जो 2 आतंकी थे वो भी किसी न किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जी देखिए, लगातार खास करके कश्मीर घाटी के अंदर जब से सीआरपीएफ ने अपनी कमान संभाली है, घाटी के अंदर सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रही है, खास करके सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, तो उसको लेकर आतंकवादियों में बौखलाहट है और लगातार सीआरपीएफ जो है वो निशाने पर रही है। 2019 का जो मामला था, पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें कम से कम 40 से ज्यादा जवान जो थे वो शहीद हुए थे। इसी एक और वाकया जो है वो होने वाला था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते और उनकी जो पुख्ता जानकारी मिली थी उसके मुताबिक उस कार को बरामद कर लिया जिसके अंदर आईडी लगा रखी थी। 45 किलो विस्फोटक जो था वो लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट है और लगातार घाटी को डिस्टर्ब करने की मंशा से आतंकवादी लगातार ऐसी हरकतें करते हैं। इन आतंकियों ने भी
सुरक्षा बलों पर हमला करना था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया और कहीं ना कहीं जी फिर से सुरक्षा बल जो है उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। रविंद्र श्रीवास्तव, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लगातार भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना की मार, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए कहीं ना कहीं शीत युद्ध जो है वो जारी किए हुए है लगातार, खास करके एलओसी को टारगेट कर रहा है, लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की मंशा से खास करके निशाना बनाया जा रहा है एलओसी को। आज भी पाकिस्तान ने पुंछ के किरनी कस्बा और मालती सेक्टर में गोलाबारी शुरू की है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझना होगा कि पहले वो अपनी देश की जनता को देखे, ना कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पहल करे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है खुद भुखमरी की कगार पर है और ऐसे में आतंकवाद को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हित में नहीं है। और जिस तरह से लगातार मैं बताऊं आपको कि आईएसआई और पाकिस्तान के जो आतंकियों के आका है और खास करके जो सेना है वो इन आतंकियों का भरपूर साथ दे रही है। इसी वजह से लगातार एलओसी जो है को टारगेट किया जाता है, उनकी घुसपैठ करवाने के लिए उनको कवर फायर दिया जाता है ताकि वो घुसपैठ हो सके। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और इस कोरोना काल के अंदर भी पाकिस्तान लगातार अपने आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों को इस ओर भेजना चाहता है जो कोरोना से संक्रमित है, लगातार उनको इसी ओर भेजा जा रहा है। अगर वो मारे जाते हैं तो उनका संक्रमण जो है भारतीय सेना के जवानों में फैले, लेकिन भारतीय सेना को पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि किस प्रकार अपने आतंकियों के शवों को उठाना है और किस प्रकार उनको दफनाना है। तो अगर आतंकी एलओसी पार करके कश्मीर घाटी में भी दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर भी संक्रमण फैला सकते हैं। हालांकि कश्मीर घाटी में लगातार कोरोना संक्रमण का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में खुद समझना होगा पाकिस्तान को कि पहले अपनी जनता को देखे, ना कि भारत के अंदर अपनी दखलंदाजी करे और यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगांव से, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आपको बता दें कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। वहीं देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 7,964 केस, 265 की मौत हो गई है। आपको बता दें कि देश में अब तक संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,73,763 हो गई है। अब तक 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंचने को है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,73,763 मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल 86,422 एक्टिव केस हैं। वहीं 82,370 लोग ठीक हो चुके हैं। जो रिकवरी हुई है वो 82,370 है, जो कि अच्छी खबर ये सामने निकल के आ पा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल बात करें कि पूरे देश के अंदर तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लगभग
1,73,000 से ज्यादा के आंकड़े जा चुके हैं। मगर अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी काफी बड़ी स्थिति के अंदर आंकड़े आते चले जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जगह लगभग 17,000 के पार चल जा चुके हैं आंकड़े। तो दिल्ली की जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो काफी भयंकर बनी हुई है, क्योंकि देखने लायक, डराने लायक है एक स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन खोला जा रहा है और लगातार लोगों को छूट दी जा रही है घरों से बाहर निकलने के लिए, तो कई काम धंधे के लिए, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अब चौथा लॉकडाउन जो है वो खत्म होने की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब जब 5वें लॉकडाउन की जो शुरुआत की जो आशंका जताई जा रही है तो शायद उसके अंदर भी कुछ छूटें दी जाएंगी। मगर देखने वाली बात होगी सरकार किस तरीके से गाइडलाइन बनाती है और 5वें जो लॉकडाउन है उसके अंदर किस तरीके से कार्य करने के लिए अनुमति देगी। मगर देखने वाली बात यह, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको कंट्रोल किया जाए और जनता को भी जागरूक किया जाए। मगर जनता का रोल भी निभाना होगा, क्योंकि जनता भी अपने आप को जब तक चौकन्ना नहीं करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी, जब कहीं ना कहीं तो दिक्कतें आएंगी सरकार को भी और जनता को भी। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 7,846 लोग ठीक भी हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर बात करें जो एक्टिव केस है वो 9,142 है, लेकिन ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लोग लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने पहले ही गाइडलाइन बना चुके हैं और दिल्ली सरकार ने पहले ही नियमों को फॉलो करने के लिए कह दिया गया है। मगर देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो रूल पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिसकी वजह से सब्जी बाजारों के अंदर लगातार पब्लिक बाहर निकल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, यहाँ तक कि कह सकते हैं सीधे सीधे गए तो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली सरकार को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। मगर हाँ, ये भी हो सकता है दिल्ली सरकार जो 5वां लॉकडाउन जो लगाया जाएगा वो उसके अंदर अधिकारियों को ऑर्डर दिए जाएंगे कि जो मास्क वगैरह का यूज नहीं करते, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तो शायद उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। मगर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से नई जो गाइडलाइन आएगी वो किस तरीके से फॉलो करवाई जाएगी लोक जनता से। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पुनीत मोहन लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ की बात करें या पूरे यूपी की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए सलोनी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, यूपी में भी अब 7,000 केसेस हो चुके हैं, लगभग 7300 के करीब केसेस हैं और शाम तक रिपोर्ट आते आते केसेस में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित पॉजिटिव लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश का पीछे चल रहा था वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सीधे तौर पे इसके लिए सरकार का कहना है कि जो श्रमिक मजदूर आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो लॉकडाउन 4 में छूट दी गई थी, अब लॉकडाउन 5 की भी शुरुआत होने वाली है और लॉकडाउन 4 की छूट में ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं केसेस में बढ़ोतरी हुई है और अब लॉकडाउन 5 में अगर इन्हीं शर्तों के साथ या कुछ और रियायतों के साथ छूट दी जाएगी और लोग अगर सही से उन जो भी सरकार के द्वारा छूट दी गई है उसका अगर गलत फायदा उठाएंगे और सही से अनुपालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे, तो केसेस में बढ़ोतरी होना संभावित है और बहुत ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन 5 की अगर शुरुआत करेगी तो एक नई रूपरेखा के साथ उसको शुरू किया जाएगा और लोगों से सीधे तौर पे मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मास्क नहीं लगाए होते। सोशल डिस्टेंसिंग इसको लेकर के कड़ाई से पालन कराना होगा और एक नई रूपरेखा के साथ एक नए सीधे तौर पे लॉकडाउन 5 लागू किया जाएगा, लेकिन सीधे तौर पे सख्त कानून होगा और लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम करना होगा, क्योंकि मार्केट भी ज्यादा से ज्यादा खोली जा चुकी है और ज्यादा दिन तक किसी भी उद्योग धंधे को बंद नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में लोगों के, सरकार के साथ साथ लोगों को भी खुद से सोचना होगा कि आप कोरोना के साथ जीने की आदत डाल दें, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है और खुद की भी जिम्मेदारी उठाएं, तभी कोरोना से हमारी लड़ाई सफल हो पाएगी। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात करें यूपी की, जो श्रमिक आ रहे हैं तो उनको लेकर क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे श्रमिक भी हैं जिनमें कोरोना वायरस के का संक्रमण पाया गया है। देखिए, यूपी में जो भी श्रमिक आते हैं उनकी ट्रेनों के माध्यम से अगर आ रहे हैं या बसों के माध्यम से आ रहे हैं तो जहां पर वो उतरते हैं वहां पर उनका थर्मल मीटर से उनकी जांच होती है, चिकित्सीय परीक्षण होता है, उसके बाद उनको उनके गांवों, उनके शहर भेजा जाता है। वहां पर एक समिति बनाई गई है, गांव है तो गांव निगरानी समिति है और अगर शहर है तो जिला निगरानी समिति है। इसके साथ मोहल्ले में जो
वरिष्ठ लोग होते हैं उनको समिति में रखा गया है और वो लोग उनको समझाते हैं कि उनको क्वारंटाइन करना है और अपने अपने परिवार के लोगों के साथ साथ मोहल्ले के लोगों से भी दूर रहना है। इसके लिए गांवों के बाहर व्यवस्था करी गई है, जो स्कूल होते हैं सरकारी वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और एक समिति उन पर नजर रखती है और सीधे तौर पर उनको क्वारंटाइन कराया जा रहा है, उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और जब तक उनकी रिपोर्ट प्रॉपर निगेटिव नहीं आ जाती और सीएमओ आदेश नहीं करते तब तक उनको क्वारंटाइन से अलग नहीं किया जाता। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुरारी सिंह मुंबई से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देश भर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं, 62,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 2,000 से ज्यादा ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार स्थिति यहाँ पर खराब हो रही है। अगर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित की संख्या की बात करें तो 62,228 मामले, जबकि 2,098 लोगों की मौत हो चुकी है बृहन मुंबई महानगर पालिका के रिपोर्ट के मुताबिक। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 1,447 नए मामले आए हुए हैं। मुंबई की अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2,682 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। तो स्थिति काफी यहाँ पर खराब होती जा रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी ये कोशिश कहीं से भी कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी महाराष्ट्र में कम ही नजर आता है, क्योंकि बात करें अगर 82,228 मामले, जिसमें से एक्टिव केस की बात करें तो 3,133 के करीब ये मामले हैं और वहीं रिकवरी रेट 26,000 से ज्यादा है, लेकिन रिकवरी रेट बहुत कम सामने आ रहा है। जी अगर कंपेयर करें अदर राज्यों के हिसाब से तो महाराष्ट्र में रिकवरी जरूर कम आ रही है, लेकिन यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, या जिस तरीके से मरीजों की संख्या यहाँ पर ज्यादा मिल रही है, उस अपेक्षा में एक पाना काफी मुश्किल होगा कि कितना % यहाँ पर मरीज ठीक हो पा रहे हैं। लेकिन जो बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा जो जानकारी आई है उसमें अगर 24 घंटे की बात करें तो उसमें 3,081 लोगों की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं अपने घर पहुंचे हैं स्वस्थ होकर के। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उन अस्पतालों में इलाज करने में अब काफी दिक्कत हो रही है, जिन अस्पतालों से मरीज सबसे ज्यादा ठीक होकर के आ रहे थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ जो कि कोरोना संक्रमण के मरीज हैं, डॉक्टरों का अभाव भी है। यही एक वजह है कि यहाँ पर रिकवरी कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। जबकि मनपा हर इलाके में बेड और आइसोलेशन सेंटर बना रही है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को इस वायरस से बचाया जाए, जो संक्रमित है उन्हें सही सुविधा दी जाए। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 15 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग की गई है। इसी के साथ ही सर्दियों की छुट्टियां भी रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां हरियाणा सरकार ने केंद्र को स्कूल खोलने को लेकर प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव में 15 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग की गई है। सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है, ऐसे में अगर स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई को लेकर काफ़ी नुकसान बच्चों का हो रहा है, लेकिन ऐसे में अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साधन पर्याप्त न होने की वजह से बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले कम हैं अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले बात करें तो। ऐसे में अब हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है कि जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसको लेकर जो स्कूल खोलने का प्रस्ताव ये भेजा गया है और इस प्रस्ताव में मांग रखी गई है कि जो स्कूल है वो 15 जुलाई से खोले जाएं और ऐसे में सर्दी की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि जो कोरोना लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से कोरोना लॉकडाउन का चौथा चरण अब जारी है, ऐसे में
जो स्कूल हैं वो स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद किए गए थे। इसी कड़ी को लेकर जो ये लंबा लॉकडाउन था उसी को देखते हुए सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें 15 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग रखी गई है और इसी के साथ ही सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द करने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से। कोरोना लॉकडाउन के मामले एक तरफ जहां बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ राज्य हैं जहां पर रिकवरी रेट अच्छा सामने आया है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने की मांग की है। प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग रखी गई है। सर्दी की छुट्टियां भी रद्द करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। अंकुर कपूर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, उसको लेकर क्या और जानकारी निकल के आ पा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमें अपने सूत्रों के द्वारा पता चला है कि हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है कि जिसमें 10 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की मांग रखी गई है और कहा गया है कि शुरू है और उन्होंने कहा है कि अगर ये 15 खोलने की अपनी मांग की है और काल अभी चलता जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स अपने घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो आने वाली सर्दी की छुट्टियां हैं उसको रद्द किया जाएगा, जिससे सब बच्चों की सुचारू रूप से शिक्षा आगे चल सके। जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मांग रखी गई है, वहीं अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल खोलना क्या उचित रहेगा और अगर स्कूल खोले भी जाते हैं तो जो गाइडलाइन है उनका पालन किस तरीके से किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि कोरोना काल के अंदर अगर स्कूल खोले जाते हैं और दूसरा ये कि जैसे कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको दोनों पहलुओं को रखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है कि किस प्रकार से एक नियम प्रणाली बनाई जाए कि बच्चों की शिक्षा भी खराब ना हो और दोनों तरफ करके कोरोना से भी बचाव हो सके, जिससे कि आगे आने वाला समय बच्चों के भविष्य के लिए खराब ना हो और उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसके लिए अलग अलग प्रस्ताव रखा गया है कि एक योजना बनाई जाएगी जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब उसी के अंदर ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये एक शिक्षा प्रणाली बनाई जाएगी कि कोरोना से भी बचा जा सके और आने वाले आगे वाले समय के लिए बच्चों की पढ़ाई भी खराब ना हो। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, अगर स्कूली बच्चों की बात करें तो ये किस क्लास से अगर खुलते भी हैं, स्कूल खुलते हैं तो किस क्लास से ये शुरू हो सकते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो हैं अगर नर्सरी और फर्स्ट क्लास से बात करें, क्या उनको इससे स्कूल से छुट्टियां रहेंगी उनकी या फिर उन्हें भी स्कूल में जाने की अनुमति दी जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे कि पूरा ही जैसे कि एक्सपर्ट, जैसे कोरोना काल हमारे डॉक्टर से बात होती रहती है, सबसे ज्यादा डॉक्टर जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं और जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा बचाने के लिए डॉक्टर्स ने बोला गया है कि ये घर से लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, इनको कहीं भी इधर से उधर किसी भी आसपास के पड़ोसियों के पास भी घरों में ना लेके जाएं, इनको अपने घर में ही रखें, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिल्कुल अंकुर कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। एएनबी न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।